हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को अपनी आज की कक्षा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से। अगर आप लोग जो उन सभी कक्षा पिछले वाली कक्षा को नहीं देखे हैं, वो सभी उन सभी वीडियो को देख लें। 1.2 और 1.1 को क्लियर कर दिया गया है। अब हम लोग आगे की कक्षा में आते हैं और प्रश्नावली 1.3 की चर्चा करने वाले हैं। 1.3 में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, और जो भी पढ़ना है इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में कोई प्रश्न आए या ना आए, लेकिन ये प्रश्न आएगी जरूर, क्योंकि ये सिद्ध करने वाली है। जैसे पूछा जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ऐसे सभी क्वेश्चन आएंगे और कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। अब पूछेगा कि आप इसे सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ बेसिक लेक्चर में। यहाँ चीजें प्रूव करनी है, तो प्रूव करने पे बात करेंगे। उससे पहले हम क्या परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं यहाँ पे, कि परिमेय संख्या होता है क्या, आर्थिक परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, जहाँ q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। पहली कंडीशन कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q 0 के बराबर ना हो, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। दूसरी कंडीशन, ये जो p और q होगा वो पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। अर्थात p और q क्या होगा, इंटीजर होगा। पहली कंडीशन की p और q क्या होगा, परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि p और q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये बेसिक लेक्चर में बता चुके हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि इसमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो। अर्थात जो भी p और q होगा, इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना दिखनी चाहिए। अर्थात p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे हम आपसे पूछें कि 3/4 क्या एक परिमेय संख्या है, आप कहोगे जी सर ये तो परिमेय संख्या है। और ये दोनों क्या पूर्णांक है? जी सर ये तो पूर्णांक है। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है? तो आप जी हाँ सर ये तो सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अर्थात इसका HCF क्या है बेटा, 1 है। इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं पूछूं आपसे कि क्या 6/8 परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे जी सर ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q के रूप में जिसे हम लिखेंगे वो परिमेय संख्या। लेकिन ये बेटा आपका मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में कहने का मतलब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यह तब कहलाएगा जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अर्थात अंश तथा हर में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे ये तो डिवाइड हो रहा है अभी 2 से, तो 2 त्रिक 6 और 2 चौका 8। अब ये मानक रूप में बदल गया। अब इसे हम प्रॉपरली कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या की बातें होगी जो p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और दूसरी और मेन कंसेप्ट क्या है कि ये दोनों क्या होगा, p और q अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या कहने का मतलब हो गया इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अर्थात इन दोनों में p और q में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और यही बातें तो विरोधाभास इसमें उत्पन्न करेगा कि इसमें हम मानेंगे p और q क्या होगा, जब परिमेय कहेंगे तो p और q क्या होगा, सहभाज्य संख्या। और जब मैं सोल्व करते आएंगे तो नीचे सहभाज्य कहने का मतलब HCF 1 होना चाहिए, यानी p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसे परिमेय मान लूंगा और आगे जब सिद्ध करते हुए नीचे हल करते जाएंगे, तो इनमें एक के अलावा कुछ और कॉमन दिखने लगेगा। और जैसा ही कुछ और कॉमन दिखने लगेगा, वहां विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो हम चीजों को बस लिख देंगे कि जो चीजें मैंने मानी थी वो चीजें गलत निकल के आ गया है, अर्थात विरोधाभास यहाँ उत्पन्न हो रहा है। अतः मेरा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो जो मैं माना हूँ
क्योंकि उल्टा मैं मान लिया चीजें परिमेय हैं, चीजें अपरिमेय हैं और हमने परिमेय मान के सोल्व कर रहा है, तो चीजें गलत मानी है, तो गलत मानी है तो विरोधाभास तो उत्पन्न होगा ही। तो आइए अब इन चीजों को हम प्रूव करते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। पहले सबसे कंडीशन में पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे कि चीजें हम बस वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम बस दो ही संख्या को जानते हैं कि संख्या आ तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, इसके अलावा संख्या कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और हमने इसे परिमेय माना है, तो परिमेय की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जहां परिमेय की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा, वहां चीजें क्या होगी, विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगी, और जब विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा तो वहां मेरा मानना गलत हो जाएगा, और जब गलत हो गया चीजें तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय होगा। चाहे कि दो ही चीज हो सकता है, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो आइए हम अपनी कंडीशन पे चर्चा करते हैं। जैसे इसमें हम सारा ही क्वेश्चन लिख दिया, आपका एग्जाम्पल भी हो गया और सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा। लेकिन जब इस परिमेय संख्या को प्रूव करने से पहले एक चीज को और समझ लेते हैं, वो आपका प्रमेय है, प्रमेय 1.3 है। 1.3 क्या कहता है कि मान लीजिए कि m एक अभाज्य संख्या है। m क्या है, अभाज्य संख्या। m क्या है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये तो हम बता चुके हैं बेसिक लेक्चर अर्थात पहले लेक्चर में, कि जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, जो एक और स्वयं कॉमन नहीं, जो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य संख्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम सब अभाज्य बता रहे हैं। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं कि जिसका केवल दो फैक्टर हो, अर्थात जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, अर्थात एक और स्वयं के अलावा और किसी नंबर से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कहता है कि मान लीजिए कि m एक अभाज्य संख्या है और जब m से हम पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं तो वही कंडीशन कहता है कि यदि m पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो m जो है वह p को भी विभाजित करेगा। इसकी कंडीशन कह रहा है बेटा कि पी स्क्वायर को m विभाजित करता है, m जो है वह पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए m जो है p को भी विभाजित करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका किताब कह रहा है, क्योंकि आपका ये थ्योरम दे रखा है। हाँ, हम इन चीज को बता सकते हैं जरूर कि एक कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, इसे जरा दिखाइए। जैसे p क्या है, p हमारा क्या है, p कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। जैसे p को हम क्या मान लेते हैं, मान लिए कि 6 का स्क्वायर ले लिए, और m हमारा क्या है, तो m एक अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 ले। क्या 6 स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो जी हाँ बिल्कुल पूरी तरह विभाजित है। क्या 6 स्क्वायर को हम 6 गुना 6 से लिख सकते हैं, क्या जब 6 स्क्वायर 2 से विभाजित था तो क्या 6 को हटा देंगे तो क्या 6 नहीं विभाजित होगा 2 से, तो जी हाँ 6 भी 2 से विभाजित होगा। तो वही लिखा हुआ है कि हमारी कंडीशन कि m एक अभाज्य संख्या है और यदि m p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो m p को भी विभाजित करेगा। यह कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा, और यह कंडीशन हम अपनी मर्जी से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये कंडीशन आपकी बुक में दी हुई है, और जो दी हुई है उस चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल पूर्वक समझा दिए। इस बात को आप समझ गए हैं, तो अब आगे कुछ नहीं, आइए हम अपनी चीजों को आसानी पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ध्यान पूर्वक और शांति पूर्वक समझिएगा चीजों को कि आखिर कैसे प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले हम मानेंगे जो चीजें दे रखी है, जैसे इसमें कितने क्वेश्चन आपका हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन यहाँ पे है आपका। दो टाइप का क्वेश्चन है आपका, जैसे एक तो केवल हो गया, अकेला अकेला रूट में हो गया जो, और फिर इसके बाद प्लस माइनस के रूट में आया, तो हमने दो इसमें बता देंगे, दो इसमें बता देंगे, बाकी आप खुद से सोल्व कीजिए, ठीक है। तो पहले हम मानेंगे कि माना, क्या करेंगे, पहले सबसे पहले कंडीशन को मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, यही मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है, मानेंगे ना, क्योंकि चीजें आ तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। कह रहा है हमें दिखाइए कि ये अपरिमेय है, तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं कि परिमेय है। तो जब मैंने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या बोलता है, क्या बोलता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से
परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या कहता है कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय होगा। और जब मैं √2 को परिमेय मान लिया हूं, इसलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा जी? p बटा q हो जाएगा, होगा या नहीं? √2 p और q p बटा q हो जाएगा। जहां जहां क्या होगा p और q? जहां जहां एक तो कंडीशन होगा कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि p एंड q पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, तथा सबसे मेन कंडीशन ये है कि p तथा q तथा p और q सह अभाज्य संख्या हो। क्या हो? सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या हो अर्थात p और q में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्या लिख दे यहाँ? अर्थात p और q में एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। निष्ठ गुणनखंड ना हो। अभी इसमें लिख दिया है, लेकिन सभी क्वेश्चन में आपको लिखना नहीं है, हम चीजें समझाने के लिए केवल लिखे हैं, इसे लिखना नहीं है। बस इतना लिखना है कि जहां q 0 के बराबर नहीं हो तथा p और q पूर्णांक हो। इसे भी नहीं लिख सकते, आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, लेकिन इस चीज को जरूर आप लिखिएगा कि जहां q बराबर 0 हो तथा p और q अभाज्य संख्या हो। मेन चीज तो यही है इस चीज को प्रूव करने के लिए। तथा क्या हो? p और q पूर्णांक संख्या सहभाज्य संख्या हो। अब आइए हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन लिखे हैं, अब दोनों तरफ हम वर्ग करें। क्या करेंगे जी? दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब कहोगे वर्ग क्यों कर रहे हैं? तो वर्ग हम इसलिए कर रहे हैं, इस रूट को खत्म करना चाह रहे हैं, इस रूट को हटाना चाह रहे हैं। तो रूट तभी हटेगा जब हम वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 2। और इधर वर्ग करेंगे तो इधर p का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में q का स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं? अब क्या करेंगे, इस q स्क्वायर को इस तरफ ला देंगे, q स्क्वायर को इस तरफ ला देंगे और 2 को उधर लेके चले जाएंगे। p स्क्वायर बटा 2, p स्क्वायर सॉरी p स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा नहीं? p स्क्वायर बटा, और इसे आपका कंडीशन नंबर, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ देखिए, क्योंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, अभिनव ये आपका थ्योरम 1.3 कह रहा है ना कि चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, p स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। अब बताओ, जब p 2 से विभाजित होगा और p एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, अर्थात पूर्णांक को जब हम पूर्णांक से भाग करेंगे और एग्जैक्ट अर्थात पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब डिवाइड होने के बाद भी आने वाला जो कोसेंट होगा वो पूर्णांक होगा, अर्थात जो भी हमारा भागफल आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा। तो p भी 2 से विभाजित है, तो p 2 से विभाजित होने के बाद कुछ ना कुछ तो हमें भागफल देगा। अपनी मर्जी से जूम कर लेंगे कि कुछ भी भागफल दे, ABCD XYZ कुछ भी मानना है मान लो, आप स्वतंत्र हो। तो जब p भी 2 से विभाजित होगा, तो जब p 2 से विभाजित होगा तो विभाजित होने के बाद कुछ ना कुछ भागफल देगा। मैं मान लेता हूँ कि भागफल के रूप में हमें क्या मिल रहा है? m मिल रहा है, भागफल के रूप में m मिल रहा है। तो यहाँ से p बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 2m। इसे इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए, इसे इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए।
अब ये जो सेकेंड आया है P बराबर 2m, P बराबर 2m, इसे समीकरण फर्स्ट में पुट कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट में पुट कीजिए, तब क्या रिजल्ट निकल के आएगा। अब लिखो पुनः 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 समीकरण कितना से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में P के स्थान पर 2m रखेंगे। समीकरण 1 क्या कहता है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 2। अब पी स्क्वायर के पी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, पी के स्थान पर 2m रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और बटे में 2 आ जाएगी। आएगा या नहीं, p बराबर 2m लाए हैं, p बराबर 2m को यहाँ में पुट कर दो, अर्थात p बराबर 2m है, इस 2m को p के स्थान में पुट किए हैं तो इसकी स्क्वायर आ गई। अब इसके स्क्वायर आ गया तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इसको जब खोलेंगे तो 4m स्क्वायर और बटा में 2 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात रिजल्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, रिजल्ट यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2m स्क्वायर आएगा। आएगा या नहीं, आपको होगा जी हाँ बिल्कुल आएगा। अब बताओ, इस 2 को हम इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, जब डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, एम स्क्वायर बचेगा, बचेगा या नहीं। अब वापस से देखो यहाँ कि जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्या क्यू भी 2 से विभाजित नहीं होगा, होगा, होगा या नहीं। अब इसे आप समीकरण नंबर थर्ड कह दो, समीकरण नंबर थर्ड कह दो और यहाँ पे लिख दो चूंकि चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और जब क्यू भी 2 से विभाजित होगा तो ये इसका भी भागफल के रूप में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। जब क्यू 2 से विभाजित हो गया, जब क्यू 2 से विभाजित है तो विभाजित होने के बाद कुछ ना कुछ तो हमें रिजल्ट देगा। तो मान लेता हूं कि हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है, क्या मिल रहा है जी, एन मिल रहा है, एन मिल रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, क्यू बराबर 2n लिखेंगे, 2n लिखेंगे, इसे समीकरण 4 कहेंगे। अब तुम गौर करो, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 पर गौर करो और गौर ये करो कि देखो कि यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, आपको जी हाँ दिख रहा है, लेकिन P और Q की कंडीशन क्या रखी है कि एक के अलावा तो P और Q में कुछ दिखना नहीं चाहिए, लेकिन एक क्या कंडीशन दिखी, P और Q में तो एक के अलावा 2 भी दिख गया। जब P और Q सहअभाज्य संख्या था, सहअभाज्य संख्या था नहीं, सहअभाज्य संख्या P और Q परिमेय संख्या के कंडीशन में होती है, अर्थात P और Q क्या था मेरा, सहअभाज्य संख्या, अर्थात एक के अलावा P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन कॉमन क्या दिख गया, 2 दिख गया। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से हमें क्या मिल गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। जब विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो मेरा मानना जो था वो गलत साबित हो गया, क्योंकि जब मैं सही मानता तो इसमें P और Q में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिखता, लेकिन कॉमन 2 दिख गया, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः हम कहेंगे कि जो कंडीशन हमने माना है वह गलत है। अतः मेरा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो बस अब चीजों को लिखना है और कुछ नहीं। समीकरण समीकरण 2 तथा 4 से, 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से, चूंकि चूंकि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड
एक के अलावा, एक के अलावे, एक के अलावा, एक के अलावे दो भी प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, हो रहा है, जो कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अतः यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। अतः अतः यहाँ, यहाँ का मतलब कहाँ? यहाँ का मतलब समीकरण 2 और समीकरण 4 में। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब विरोधाभास में क्या हो रहा है? अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 एक, अर्थात इसको यहीं तक लिखो, इसको अगले लाइन में इसको कर दो, इसको आगे की लाइन में कर दो, चूंकि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मेरा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। हो गया प्रूफ? क्या चीजें समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है, बस जो चीजें कही है, यहाँ कह रहा है कि क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले इसे मानेंगे क्या, यह एक √2 है जो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या कहता है? जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो p/q के रूप में लिखा जाए जिसे परिमेय कहते हैं, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो तथा क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या होगा? जिसमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तब तो परिमेय संख्या की फॉर्मूला क्या कहता है? जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, तब फिर इसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर दिए और वर्ग कर दिए तो p² बराबर हो जाएगा, p²/2 आ गया। और चूंकि p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। और जब p 2 से विभाजित है तो विभाजित होने के बाद कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा, तो भागफल के रूप में मैंने m मान लिया। जब 2 को इधर भेजें तो इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो p बराबर 2m आ गया। इसे दूसरी कंडीशन मान लिया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 को, अर्थात समीकरण नंबर जो 2 माने हैं p बराबर 2m, इस p बराबर 2m को समीकरण फर्स्ट में रख दिए। तो जब समीकरण फर्स्ट में रखें तो यहाँ से क्या आ गया, q² बराबर 2m² निकल के आ गया। अब ये जो 2 था इसे डिवाइड कर दिए इधर, तो q²/2 आ गया। और चूंकि q² 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होने लग रहा है। और जब q भी 2 से विभाजित होने लग रहा है, तो विभाजित होने के बाद कुछ ना कुछ भागफल देगा, तो भागफल को मैंने n मान लिया, अर्थात q बराबर यहाँ से 2n निकल के आ गया। अब चूंकि p और q में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो साफ साफ झलक रहा है, तो एक के अलावा 2 भी दिख गया, इसलिए हम समीकरण 2 तथा 4 से चले तो क्या कहें कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 2 भी प्राप्त हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मेरा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 कैसी संख्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या चीजें यहाँ तक समझ में आ गई? तो आप लोग उतारिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं। अब इसे मिटा देते हैं, चीजें समझ गए हैं, और अगले एक क्वेश्चन और इस टाइप पे बता देंगे, मिटाते हैं।
आइए, तो रूट तो प्रूव हो गया। अब रूट 3 या रूट 5 का हम बात कर लें। चलो रूट 5 का ही बात कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना, थोड़ा फास्ट करेंगे अभी, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसे मान लिया। तो परिमेय संख्या क्या कहता है, परिमेय संख्या से हम चलेंगे। तो परिमेय से, प्रमेय, प्रमेय लिख दिए थे यहाँ, सॉरी यार, परिमेय लिखिएगा, ठीक है। परिमेय संख्या, पिछले क्वेश्चन में प्रमेय यहाँ लिखा गया था। परिमेय संख्या से, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ प्रमेय लिखा गया परिमेय संख्या से, पिछले वाले में परिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या क्या कहता है, रूट 5 बराबर पी बटा क्यू होगा। रूट 5 बराबर पी बटा क्यू होगा। जहाँ जहाँ अब डायरेक्ट लिख देते हैं, जहाँ ई तथा क्यू सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या होगा। और सहभाज्य संख्या होने का मतलब क्या होगा, इन दोनों में एक के अलावा और कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसे लिखिए, जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य संख्या होगा। अब दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, हमारी कंडीशन यही है ना कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वहाँ नहीं लिखे थे जी तो लिख लेना। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर 5 आ जाएगा, इधर में हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यहाँ देखो, लगता है वर्ग लिखना भूल गए थे, यहाँ लिख लीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसे नहीं लिखे थे, यहाँ लिख लेना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो, जब इसे वर्ग कर दिए तो इधर क्यू लाएंगे और 5 को उधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बटा में 5 लिखेगा। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, तो लिख देंगे हम, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। और जब विभाजित होगा तो विभाजित होने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो भागफल देगा। तो चूंकि p जब 5 से विभाजित है तो विभाजित होने के बाद भागफल कुछ दे रहा, मान लेता हूँ वो भागफल मेरा क्या है, m है, m है। तो यहाँ से p बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 5m निकल के आएगा। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। अब जो होगा, ये जो p बराबर 5 मान है, इसे समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। तो अब चले समीकरण, पुनः समीकरण फर्स्ट से, पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अब रखेंगे हम क्या, e बराबर 5m। तो वहां से क्यू स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 5m का स्क्वायर और बटा में 5। और जब इसे निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 पचे 25 m स्क्वायर और बटा में क्या 5। ये 5 से 5 डिवाइड होगा, तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा 5m स्क्वायर। अब इस m स्क्वायर के यही रहने देते हैं और 5 उठा के इधर डिवाइड कर देंगे। इधर जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा में 5 और बराबर में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर होगा। इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लोगे, 3 मान लोगे। अब यहाँ लिख दोगे, चूंकि क्या लिख दोगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। और जब विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ भागफल देगा, कुछ ना कुछ भागफल देगा। तो चूंकि क्यू जब 5 से विभाजित होता है तो मान लेता हूँ कि भागफल के रूप में n मिलता है, n मिलता है। तो यहाँ से हमें क्यू बराबर क्या मिलेगा जी, 5n मिलेगा। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, अब 4 मान लीजिए। अब समीकरण 2 तथा 4 पर गौर कीजिए कि देखिए, समीकरण 2 में 5 दिख रहा है, समीकरण 4 में 5 दिख रहा है, जो कि दिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि कह रहा है क्या, पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या इसका मतलब एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे यहाँ समीकरण, समीकरण
2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से क्या हो रहा है? समीकरण 2 तथा 4 से ई तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे एक के अलावे 5 भी प्राप्त हो रहा है, 5 भी प्राप्त हो रहा है, हो रहा है, जो कि जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अतः अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ अतः यहाँ यहाँ मतलब 2 तथा 4 में, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हो रहा है। इसलिए इसलिए मेरा मानना गलत है, इसलिए 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 मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। हो गया प्रूफ? तो करना था। क्या चीजें समझ में आई? आ गया चीजें समझ में जी? कुछ नहीं करना है, जब जो चीज कहेगा उसका उल्टा मानेंगे। परिमेय कहा अपरिमेय सिद्ध करे तो मान लेंगे परिमेय है। परिमेय क्या करता है? जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, जहाँ पी और क्यू क्या हो? सभाज्य संख्या हो। सभाज्य संख्या कहने का मतलब होगा एक के अलावा और कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात इसका HCF क्या हो? 1 होगा। जब आएंगे आगे क्या कंडीशन, दोनों तरफ वर्ग किए तो क्या आएगा? पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, तो पी बराबर 5m निकल के आ गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट में रखें तो यहाँ से क्यू भी 5 से विभाजित हो गया, इसलिए क्यू बराबर 5m निकल के आ गया। और दूसरी और चौथी कंडीशन में चले तो एक के अलावा 5 भी एक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या चीजें यहाँ तक समझ में आ गई? तो इसे छापिए। अब इस पे एक क्वेश्चन इस पे बता देंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसे मिटाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए हमने √2 को प्रूव कर लिया, √5 को प्रूव कर लिया, यानी कि रूट वाले सिंगल में है तो उसको हमने प्रूव कर लिया। अब या तो हम इसे बता देते हैं या इसे बता देते हैं या इसे कोई एक बता देते हैं। चारों पांचों जो हो गया वो एक ही तरह से सोल्व होगा, और इससे ज्यादा आसान यही है। कैसे आसान है? इसमें देखो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। एक तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ हम मानते हैं, जैसे इसको प्रूव कर लेते हैं। चलो माना माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या कहता है? जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, अर्थात 5 माइनस रूट सॉरी 5 माइनस √3 बराबर p बटा क्यू, जहाँ जहाँ p तथा q का अभाज्य संख्या हो। यही मानते हैं ना? अब बताओ, हम ये जो √3 है इसको दाएं तरफ ले आते हैं, और ये जो p प्लस क्यू है इसको बाएं तरफ लेकर के चले आते हैं। 5 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, p बटा क्यू हो जाएगा, और बराबर की उस ओर भेज दिए √3 को, तो इधर √3 आ गया।
या फिर आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, या तो √3 को इधर लिख दीजिए, इन सबको उधर लेके चले जाइए, या फिर √3 को इधर ही रहने दीजिए, इन सबको इधर ही रहने दीजिए। अब देखिए ये दायां पक्ष में आपको क्या दिख रहा है, इस चीज को प्रूव कर चुके हैं कि दायां पक्ष तो हमें परिमेय दिख रहा है, दायां पक्ष सॉरी अपरिमेय दिख रहा है, दायां पक्ष अपरिमेय दिख रहा है, अपरिमेय दिख रहा है। और बायां पक्ष में क्या दिख रहा है, तो बायां पक्ष हमें परिमेय दिख रहा है। आपको कैसे परिमेय, बेटा जब मैंने माना कि परिमेय संख्या में कुछ भी संख्या को घटाते हैं तो आने वाली संख्या परिमेय संख्या मिलती है, कुछ भी घटाएंगे तो आने वाली संख्या, जैसे इसी में बात करें 6 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा 5/2, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो आने वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तो आने वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या हो गया। अर्थात परिमेय संख्या में कुछ जोड़ लीजिए, परिमेय संख्या में कुछ घटा लीजिए, परिमेय संख्या में कुछ गुना कर लीजिए, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। उसी प्रकार देखिए इस परिमेय संख्या में p/q परिमेय है, परिमेय संख्या को घटाया गया है तो रिजल्ट मेरा क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा जी, परिमेय मिलेगा। रिजल्ट भी क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। अब यहाँ देखो कि दायां पक्ष मेरा अपरिमेय और बायां पक्ष परिमेय संख्या है। क्या कभी ये संभव है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया, तो नहीं होता है, यह संभव नहीं है कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अतः यहाँ तो यहीं पे विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि दायां पक्ष बोल रहा है अपरिमेय और बायां पक्ष बोल रहा है परिमेय, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः मेरा मानना गलत है कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। समझ गए हो, तो यहीं पे लिख देंगे, इसे समीकरण फर्स्ट बना देंगे। इस चीज को मिटा देते हैं, इसे समझाने के लिए लिखे थे, समझ रहे हो ना, इस चीज को मिटा देते हैं, यहाँ हो गया, इसे समीकरण फर्स्ट कर दो। अब समीकरण फर्स्ट से चूंकि दायां पक्ष है, चूंकि समीकरण फर्स्ट से चूंकि दायां पक्ष है, सॉरी क्या लिख दिया, क्योंकि दायां पक्ष है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा बायां पक्ष है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है। अतः क्या हो गया, यहाँ दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष परिमेय संख्या है। अतः यहाँ मतलब समीकरण फर्स्ट में, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मेरा मानना गलत है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। दैट्स इट, हो गई, इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखो यहीं पे निकल गया कि दायां पक्ष जो हो गया क्या, अपरिमेय हो गया, दायां पक्ष अपरिमेय और बायां पक्ष क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो क्या कभी हम बताएं कि परिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यही विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, था। मेरा मानना गलत है कि यह क्या है, कि एक परिमेय संख्या, इसलिए एक ऐसी संख्या निकल के आएगी अपरिमेय संख्या होगी। चीजें समझ में आ गई। आगे एक क्वेश्चन और बता देते हैं।
अगली क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इसे मिटा देते हैं। आइए अब हम लोग इसका चर्चा करते हैं। इसकी हो गई, प्लस वाली हो गई। चलो एक गुना वाली कर देते हैं, गुना वाला कर देते हैं। चलो इसको कर देते हैं, या मान लेते हैं। माना माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। 7√5 बराबर p/q होगा। कहाँ से होगा? परिमेय संख्या से होगा, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q जहाँ जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्या हो या फिर पूर्णांक संख्या हो, समझ रहे हो? सह अभाज्य संख्या हो, इसे पूर्णांक भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा सुटेबल यही है। अब देखो देखो कि हम हमेशा ऐसी कंडीशन देगी ना, तो हमेशा एक तरफ पकड़ के रख देंगे किसको? अपरिमेय को, और जितना कुछ दूसरा तरफ होगा सब उठा के फेंक देंगे किधर? जहां परिमेय होगा। इस चीज में हमेशा ध्यान रखना कि प्लस माइनस गुना भाग वाले जो भी कंडीशन होगी उसमें रूट रूट के अंदर अर्थात अपरिमेय होगा, उसको एक तरफ पकड़ के रखेंगे, और उसके अलावा जो कुछ भी होगा प्लस माइनस गुना भाग वाले सब उठा के फेंक देंगे किधर? जिधर परिमेय होगा। तो यहाँ से 7 गुना में हो गया, तो ये तो हमारा परिमेय है, इसको उठा के इधर फेंक देंगे। कब देखो यहाँ से इसका क्या नहीं लिख सकते इसको ऐसे कि √5 इज इक्वल टू p/7। p/7 क्यों? अब इसे हम क्या कह देते हैं? इसे समीकरण फर्स्ट कह देते हैं, समीकरण फर्स्ट कह देते हैं। अब क्योंकि हम इसे प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोबारा से हम इसे थोड़ी प्रूव करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। हम देख लेंगे और कह देंगे कि चूंकि बायां पक्ष तो अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो कि यह संभव नहीं है, अर्थात यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः मेरा मानना गलत है। तो यहाँ से लिख दें किससे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि क्योंकि दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। दायां पक्ष एक परिमेय संख्या, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ मतलब समीकरण फर्स्ट में, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मेरा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगा। हो गया प्रूफ? बस ये प्रूफ करना था, चीजें समझ में आ गई हो। तो ये जो 2-3 बच गया खुद से कीजिएगा, एक यहाँ बच गया इसे आप खुद से कीजिएगा। इस चैप्टर में आपको यही था। अब हम चीजें को बहुत अच्छे से और बेसिक से आपको समझाए हैं।
आपको बेसिक लेक्चर देखे होंगे तो समझ में तो अच्छे से आ ही गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। बस चीज़ें इसमें भाषा का खेल है, भाषा को कैसे लिखा जाएगा उस चीज़ को लिखना है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे आपका लेक्चर को एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।